वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी जो लगाई जाती है आर्टिकल 356 के अंडर वो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी जो लोग जुड़े हैं उनको बता देती हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस भाग ब पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आपातकाल डिस्कस कर रहे थे, इमरजेंसी डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। एक होती है अंडर आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगती है। वो कब लगती है? जब कोई बाहरी आक्रमण होता है, एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, तब लगाई जाती है वो। ठीक है, दूसरी जो इमरजेंसी दूसरे तरह की जो इमरजेंसी होती है अंडर आर्टिकल 356, जिसको कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 356 में दी गई है, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। वो कब लगता है? अगर किसी भी राज्य का शासन जो है वो संवैधानिक तौर तरीकों से अब नहीं चल सकता, मतलब अब किसी भी राज्य का शासन, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल सकता है। किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो उस राज्य में गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। गवर्नर जो होता है वह राष्ट्रपति को लिखित में भेजता है कि इस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति जता देता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उस राज्य की सारे कामकाज, उस राज्य के सारे कामकाज, उस स्टेट के सारे कामकाज राष्ट्रपति के अधीन चले जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के अधीन चले जाते हैं। अब उस राज्य के बारे में आप कोई भी कानून बनाने होंगे, कोई भी लॉ बनाने होंगे, तो वो कौन बनाएगा? केंद्रीय संसद बनाएगी। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वह केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उसके पास में रियल पावर्स नहीं होती हैं। तो अगर राष्ट्रपति का रूल आया है तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का रूल है, क्योंकि राष्ट्रपति तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति के पास में तो कोई रियल पावर होती ही नहीं है। रियल पावर तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास में होती है ना। तो इसलिए जिस भी राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस राज्य के बारे में अब जो भी कानून बनेंगे, उन कानूनों को, उन लॉज को कौन बनाएगा? केंद्र, सेंट्रल पार्लियामेंट बनाएगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात आपको? यानी कि वहाँ तक कि उसके फिनेंशियल मैटर्स, आर्थिक मामलों में भी अब कौन फैसले लेगी? केंद्रीय संसद ही फैसले लेगी उस राज्य के बारे में जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रीय शासन है। ठीक है, ये है आपातकाल अंडर 356 आर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे आपातकाल की, जिसे कहते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ये आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल भारत में, फिनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अंडर आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब केंद्र सरकार को लगे कि हमारे पास, देश के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है। ठीक है, सारे के सारे केंद्र के जितने भी खाते हैं वो घाटों में जा रहे हैं, बुरी तरीके से बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। तो उस केस में पूरे देश में फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। उसके तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जजेस यानी कि न्यायाधीश, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, जितने भी सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी तनख्वाहों की कटौती कर दी जाती है। ठीक है, जो अन्य जो भी खर्चे होते हैं उनकी कटौती कर दी जाती है इस वित्तीय आपातकाल के दौरान। लेकिन आज तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए तीनों तरह के आपातकाल, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। Let's move on to next feature of the Indian Constitution, which is single citizenship। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी नागरिकता देता है?
सिर्फ एक नागरिकता देता है। नागरिकता, पहली बात तो आपको ये जाननी होगी क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं कि नागरिकता से रिलेटेड जो प्रावधान हैं हमारे संविधान में कहाँ दिए हुए हैं। तो जान लें कि नागरिकता, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो कौन से आर्टिकल में हैं? आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे आर्टिकल्स सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड हैं। इन आर्टिकल्स में क्या लिखा? एक आर्टिकल इनमें से ये भी कहता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, भारतीयता, इंडियन सिटीजनशिप, दैट्स इट। अगर किसी भी इंसान के पास में दो सिटीजनशिप हैं, मान लीजिए आपके पास में भारत की भी सिटीजनशिप है और आपके पास में अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, तो या तो आप अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ दें, अगर आप वो अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं छोड़ते हैं तो आपकी भारत की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली अपने आप रद्द हो जाएगी। भारत का संविधान क्योंकि सिर्फ इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउ करता है, ठीक है, जो कि है भारतीय सिटीजनशिप, नागरिकता। लेट्स मूव ऑन टू 19th फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 19th फीचर क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, ठीक है। हमारा जो संविधान है दैट इज द आइडियल ऑफ इस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, आइडियल ऑफ इस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। दो चीजें हैं हमारे संविधान में, एक है सोशलिस्ट वर्ड, हमने पढ़ा था समाजवादी राज्य, पढ़ा था हमने सोशलिस्ट वर्ड, जो कि कहाँ दिया हुआ है? प्रस्तावना में दिया हुआ है, प्रियम्बल में दिया हुआ है दैट इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट स्टेट। एक तो है सोशलिस्ट वर्ड और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दो चीजें ऐसी हैं, सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दो चीजें ऐसी हैं हमारे संविधान में जो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मदद करते हैं। एक तो समाजवादी राष्ट्र की स्थापना जो कि हमारी प्रस्तावना में दी हुई है, प्रियम्बल में दिया हुआ है, और दूसरा क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में मदद करती हैं। कल्याणकारी राज्य से हमारा मतलब है कि जो सरकार है वो हमेशा जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो समाज के एकदम पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको उनके उठाव के लिए काम करेगी और लोगों का कल्याण करेगी, लोगों का वेलफेयर करेगी, पीपल का वेलफेयर करेगी। और डाउन ट्रॉडन, जो सबसे पिछले वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, DOWN डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनका अपलिफ्टमेंट का काम करेगी सरकार। ऐसी सरकार को बोलेंगे वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने वेलफेयर स्टेट के अंदर? कि सरकार हमेशा क्या कोशिश करेगी? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने की कोशिश करेगी कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, कोई भी न्याय से वंचित ना रह जाए, कोई भी छूट ना जाए। जैसे कि हम देखते हैं कोई बेरोजगार होता है तो सरकार उसे रोजगार देती है, MG नरेगा के जरिए सरकार उसे NREGA नरेगा के जरिए सरकार उसे रोजगार देती है, ठीक है। अगर कोई बूढ़ा होता है, 60 साल से उम्र ज़्यादा होती है, तो उसको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, पेंशन का प्रावधान है। जो इंसान डिसेबल होता है किसी तरीके से, कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, अगर कोई डिसेबल है तो उसको भी पेंशन मिलती है, ठीक है। अगर कोई विधवा नारी होती है या कोई ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो सक्षम नहीं हैं, केपेबल नहीं हैं, तो उनको भी पेंशन का प्रावधान है, ठीक है। और क्या क्या है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और क्या क्या दिया हुआ है कि पुरुष व नारी, फीमेल और मेल के बीच में सेम वेज होंगे, उनको समान वेतन उनको मिलेगा, सेम वेज उनको मिलेंगे, उनके वेतन में, उनके वेजेस में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा,
ठीक है, और ठीक है कि सरकार कम से कम इतना तो करे कि सभी लोग अपनी जीविका जितना, अपनी लिविंग जितना तो कमाएं ही कमाएं। लिविंग जितना मतलब कम से कम 2 वक्त की रोटी जितना तो वो कमाएं ही कमाएं। ठीक है, सरकार को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए। ये भी दिया हुआ है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और कुछ समाज जो कि और हमारे प्रियम्बल प्रस्तावना में दिया हुआ है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तो इन सब से क्या होता है, एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, आइए 20th जो कि लास्ट फीचर है हमारे संविधान का, उसको डिस्कस करते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज। 6 माइनॉरिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज। ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं, 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं ये। ठीक है, एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। माइनॉरिटीज और क्या बोलते हैं, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस की जो है व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और जो 20th फीचर है अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।